बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशे पर मुसलसल टकरा रही थीं और शाम का धुंधलका आहिस्ता आहिस्ता रात की स्याही में बदल रहा था। मैं हमजा, एक तहकीकाती सहाफ़ी, पिछले कई सालों से ऐसे पुरस्रार वाक़यात की हकीकत तलाश कर रहा था जिन्हें लोग सिर्फ अफसाना समझते थे। अक्सर औक़ात मेरी तहकीकात ये साबित कर देती थी कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई इंसानी राज छुपा होता है। मगर इस बार जो ख़त मेरे दफ्तर पहुंचा था उसके अल्फाज कुछ मुख्तलिफ थे। सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर जिंदगी अजीज है तो रात 12 बजे इस दरवाजे को कभी मत खोलना। नीचे किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक गांव का पता दर्ज था। वो गांव शहर से तकरीबन 6 घंटे की मुसाफत पर घनी जंगलों के दरमियान वाक़ई था, जहां मोबाइल सिग्नल तक सही से नहीं आते थे। जितना ज्यादा मैं इस खत को पढ़ता उतना ही मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह मैं अपना कैमरा, नोटबुक और चंद जरूरी सामान लेकर रवाना हो गया। शाम ढलते ढलते मेरी गाड़ी एक सुनसान कच्ची सड़क पर पहुंच गई। दोनों तरफ आसमान को छूते हुए पुराने दरख्त खड़े थे। उनकी खुश्क शाखें हवा के साथ इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई लंबे नाखूनों वाले हाथ अंधेरी में किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। अचानक गाड़ी के सामने एक काला कुत्ता आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अजीब सुर्ख रोशनी से चमक रही थीं। मैंने जोर से ब्रेक लगाई, मगर अगले ही लम्हे वो गायब था। मैंने इर्द गिर्द देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। शायद मेरा वहम था, मैंने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल में एक अनजाना खौफ जन्म ले चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं गांव पहुंचा। ये गांव अजीब हद तक खामोश था। सूरज अभी मुकम्मल गुरूब भी नहीं हुआ था, मगर तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। कहीं बच्चे खेलते नजर नहीं आ रहे थे, ना ही किसी घर से हंसी या बातों की आवाज आ रही थी। सिर्फ हवा चल रही थी और उसके साथ दरख्तों की सरसराहट पूरे माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी जहां एक बूढ़ा शख्स लालटीन की मध्यम रोशनी में बैठा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। उसने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में ऐसी थकन थी जैसे वो बरसों से सोया ना हो। वालेकुम अस्सलाम, तुम यहाँ नए आए हो? जी, मैं सहाफ़ी हूँ, एक पुराने घर के बारे में तहकीक करने आया हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किस घर की? मैंने खत में दर्ज पता उसके सामने रख दिया। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन कागज वापस मेरी तरफ सिरका दिया। बेटा, वापस चले जाओ। क्यों? वो खामोश रहा। आखिर वहां है क्या? उसने गहरा सांस लिया और धीमी आवाज में बोला, वो घर नहीं, कैद खाना है। मेरे माथे पर बल पड़ गए। कैद खाना? हाँ, किसी इंसान का नहीं। वो जुमला मुकम्मल किए बगैर खामोश हो गया। मैंने मजीद पूछने की कोशिश की, मगर उसने दुकान बंद कर दी और अंदर चला गया, जैसे वो इस मौजू पर एक लफ्ज़ भी मजीद नहीं बोलना चाहता था। मुझे रास्ता एक चरवाही ने बताया। गांव के आखिरी सिरे पर घने दरख्तों के दरमियान वो पुराना मकान मौजूद था। जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। घर वाकई बहुत पुराना था। लकड़ी की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं। खिड़कियों के शीशे गायब थे और उनकी जगह सिर्फ सियाह अंधेरा दिखाई देता था। छत का कुछ हिस्सा झुका हुआ था, मगर हैरत अंगेज तौर पर मरकजी दरवाजा बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। मोटी लकड़ी का वो दरवाजा अजीब सियाह रंग का था, जैसे उसे आम लकड़ी से नहीं बनाया गया हो। दरवाजे पर 3 लंबे खराशों जैसे निशानात बने हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ। लकड़ी बर्फ की तरह ठंडी थी। अचानक मेरे कान के करीब किसी ने बहुत आहिस्ता सरगोशी की। देर हो गई। मैं घबराकर फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। हवा भी अचानक रुक गई थी। मैंने दिल मजबूत किया और घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर हर चीज पर मोटी गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरे किसी ने नोच कर मिटा दिए थे। एक कोने में लकड़ी की टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, जबकि दरमियान में एक पुरानी घड़ी रुक चुकी थी।
اس کی سوئیاں ٹھیک 12 بجے پر رکی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنا کیمرہ آن کیا۔ اگر یہاں واقعی کچھ ہے تو آج رات سب ریکارڈ ہو جائے گا۔ میں نے ایک کمرے میں اپنا سامان رکھا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اوپر والی منزل پر جاتے ہوئے لکڑی کی سیڑھیاں ہر قدم پر چرچرا رہی تھیں۔ دوسری منزل کے آخری کمرے میں پہنچ کر مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ دیوار پر کسی نے کوئلے سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، پہلی دستک پر جواب مت دینا۔ اس کے نیچے درجنوں ہاتھوں کے سیاہ نشان تھے، جیسے کئی لوگ دیوار پر ہاتھ رکھ کر آخری بار مدد مانگتے رہے ہوں۔ رات گہری ہوتی گئی۔ گھر کے باہر ہوا دوبارہ چلنے لگی۔ درختوں کی شاخیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 11:58۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ 11:59۔ پورا گھر غیر معمولی خاموشی میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ جھینگر بھی خاموش ہو گئے۔ اور پھر گھڑی کی سوئی نے جیسے ہی 12 کو چھوا، ٹھک! آواز اتنی صاف تھی کہ میرا پورا جسم لرز گیا۔ صرف ایک دستک۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ٹھک! دوسری دستک پہلے سے زیادہ زوردار تھی۔ میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ میں نے کیمرہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تیسری دستک پورے گھر کو ہلا گئی، ٹھک! اسی لمحے مرکزی دروازے کے نیچے موجود باریک درج سے سیاہ دھواں اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ عام دھواں نہیں تھا، وہ زمین پر رینگ رہا تھا جیسے زندہ ہو۔ اچانک دیواروں پر خود بخود لمبی کالی لکیریں بننے لگیں۔ لکیریں آہستہ آہستہ ایک ہی جملہ بنانے لگیں، دروازہ کھولو۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں ہمت کر کے آہستہ آہستہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ پورے گھر میں صرف میری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے کان ہٹایا اور آہستہ سے دروازے کے چھوٹی سی سوراخ میں آنکھ لگائی۔ پہلے تو مجھے صرف گھنا اندھیرا دکھائی دیا، پھر اچانک اس اندھیرے کے اندر 2 سرخ جلتی ہوئی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ آنکھیں بالکل میرے سامنے تھیں، اور اگلے ہی لمحے دروازے کی دوسری طرف سے ایک ٹھنڈی غیر انسانی آواز سنائی دی، حمزہ دروازہ کھولو، میں اندر نہیں آ سکتا۔ میری جسم سے جیسی جان نکل گئی۔ وہ آواز صرف یہ نہیں جانتی تھی کہ میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، بلکہ اسے میرا نام بھی معلوم تھا، حمزہ دروازہ کھولو، میں اندر نہیں آ سکتا۔ وہی سرد، بھاری اور غیر انسانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً دروازے سے پیچھے ہٹ کر کیمرہ اس کی طرف کر دیا، مگر اسکرین پر صرف کالے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اچانک کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن بیٹری جو چند منٹ پہلے پوری چارج تھی، اچانک 0 ہو چکی تھی۔ گھر کے اندر کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ میری سانسوں سے دھواں نکلنے لگا، جیسے میں برفانی علاقے میں کھڑا ہوں۔ پھر دروازے کی دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی، ایسی ہنسی جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اونچی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر جواب آیا، جس کا دروازہ کھل جائے وہی میرا گھر بن جاتا ہے۔ اتنے میں اوپر والی منزل سے کسی بھاری چیز کے گھسیٹنے کی آواز آنے لگی، گھڑ گھڑ گھڑ۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ پورے گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ آواز مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں دوسری منزل پر پہنچا تو وہی آخری کمرہ جس میں دیوار پر لکھا تھا پہلی دستک پر جواب مت دینا، اب آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ کمرہ پہلی جیسا نہیں رہا تھا۔ فرش پر تازہ قدموں کے نشان تھے، جیسے ابھی ابھی کوئی گیلی مٹی والے پاؤں کے ساتھ وہاں سے گزرا ہو۔ دیوار پر پہلے سے موجود تحریر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خون جیسے سرخ حروف میں ایک نیا جملہ لکھا تھا،
दूसरी दस्तक शुरू हो चुकी है। अचानक मेरे पीछे किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं घबरा कर पलटा। कमरे की एक कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका सफेद लिबास गर्द से अटा हुआ था, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखों की जगह स्याह खला था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे हटने लगा। फिर उसने पहली बार लब हिलाए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सूरज निकलने तक किसी कीमत पर वो दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसकी आंखों से स्याह आंसू बहने लगे। मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां सच जानने आई थी। ये कहकर वो धुएं की तरह फिजा में तहलील हो गई। उसी लम्हे पूरा घर लरज उठा। नीचे से फिर वही आवाज आई, ठक। इस बार सिर्फ एक दस्तक नहीं थी, दूसरी, तीसरी, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों। पूरा घर दस्तकों से गूंजने लगा। ठक 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 ठक। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ एक साथ दरवाजा पीट रहे हों। मैं भागकर नीचे आया। मरकजी दरवाजा अपनी जगह से हिलने लगा था। उसके नीचे से निकलने वाला काला धुआं अब पूरे कमरे में फैल चुका था। धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। पहले 2 सुर्ख आंखें जाहिर हुईं, फिर एक लंबा स्याह जिस्म, फिर लंबे बाजू और आखिर में एक ऐसा चेहरा जिस पर ना नाक थी ना होंठ, सिर्फ एक बहुत बड़ा स्याह मुंह। वो मखलूक दरवाजे के अंदर आए बगैर मेरे सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया, सिर्फ कुंडी खोल दो। मेरा हाथ जैसे किसी ने अपने काबू में कर लिया। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ने लगा। मैं पूरी ताकत लगाकर खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे कदम मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी नज़र दरवाजे के ऊपर लकड़ी में खुदे हुए एक छोटे से जुमले पर पड़ी जो पहले कभी नजर नहीं आया था। खौफ इसे ताकत देता है, यकीन इसे कमजोर करता है। मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने रब को पुकारना शुरू किया। मैं मुसलसल दुआ पढ़ता रहा। जैसे जैसे मेरे दिल से खौफ कम होता गया, वैसे वैसे उस मखलूक की चीखें बुलंद होने लगी। उसका स्याह जिस्म टूटने लगा। वो दरवाजे से चिमटकर पूरी ताकत से अंदर आने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे कोई नादीदा दीवार उसे रोक रही हो। उसने आखिरी बार पूरी कुव्वत से चीख मारी, नहीं, दरवाजा खोलो। मैंने जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद सुर्ख आंखें बुझ गईं। काला धुआं वापस दरवाजे की दर्ज में सिमटने लगा और फिर हर चीज खामोश हो गई। दरवाजा अपनी जगह साकित खड़ा था। बाहर अजान फज्र की पहली आवाज गूंजने लगी। खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर दाखिल हुई और बरसों से अंधेरे में डूबा वो घर पहली बार रोशनी से भर गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर गांव के चंद लोग खड़े थे। वो हैरत से मुझे देख रहे थे। एक बूढ़ा शख्स मेरी तरफ आया, मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला, 50 बरस बाद कोई पहली बार इस घर से जिंदा बाहर निकला है। मैंने आखिरी बार पलटकर उस पुराने घर की तरफ देखा। रात भर की दहशत जैसे खत्म हो चुकी थी। मैंने फैसला किया कि इस वाकये को दुनिया के सामने जरूर लाऊंगा। मगर जब शहर पहुंचकर मैंने अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाया तो उसमें पूरी रात की एक भी वीडियो मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक तस्वीर थी, एक धुंधली सियाह तस्वीर जिसमें मैं घर के अंदर खड़ा था और मेरे बिल्कुल पीछे वही 2 सुर्ख आंखें खामोशी से मुझे देख रही थीं। उस दिन के बाद मैंने कभी उस गांव का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी बाज रातों में ठीक 12 बजे मेरे घर के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें सुनाई देती हैं। ठक ठक ठक। और हर बार मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि बाज दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते,